हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 ग्रामशी। और इस पाठ के इस कविता के लेखक है सुमितानंदन पंत जी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक छायावादी युग के एक बहुत ही बड़े कवि माने गए हैं। और आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं कि सुमितानंदन जी का जो जन्म रहा था वो रहा था उत्तराखंड जिले के कोसानी गाँव के अल्मोड़ा में इनका जन्म माना गया था। और जन्म था इनका 1900 में, ठीक है। इस साल इनकी मृत्यु देखे सन 1977 में। आगे चलकर इन्होंने अलग अलग विद्यालयों से, कॉलेजों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और आगे देखा था इन्होंने कि महात्मा गांधी के आह्वान पर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने शुरू किया था तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता था कि जितने भी देशभक्त हैं, जितने भी भारतीय हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा संचालित जितने भी स्कूल, कॉलेज, कर्मचारी विभाग हैं, वो सबसे क्या करते हैं, उसका असहयोग करना बंद कर दिया, उन सबका क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो इस कारण से जो हमारे सुमितानंद पंत जी थे, उन्होंने अपने कॉलेज का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। और इसी तरह देखिए आगे इन्होंने अपना जो क्षेत्र बनाया था वो किस में बनाया था, पूर्ण रूप से वो किस में संलग्न हो गए थे, काव्य की ओर संलग्न हो गए थे। एक इनके जीवन की एक रोचक जानकारी जो मिलती है कि जब ये 7 वर्ष की अवस्था में थे, उस समय ये कक्षा 4 में पढ़ते थे। इस दौरान उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी थी, यानी इतनी कम उम्र में ही उन्होंने क्या कर दिया, कविताएं सृजन करना कार्य शुरू कर दिया था। तो आगे जाकर देखिए धीरे धीरे क्षेत्र में क्या होते जाते हैं, महारत में होते जाते हैं। और इनका एक रचना काल जो आता है 1916 से 1977 के बीच जो है इनके काव्य क्षेत्र को माना जाता है कि जब से इन्होंने काफ़ी कविताएं लिखना शुरू की थी और इनका विस्तार रूप इन्होंने करना शुरू किया था। आगे देखें कि जो हमारे सुमितानंद जी पंत जो हैं वो कौन कौन से वाद से, यानी किस तरह की काव्य शैली का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। तो इसके दौरान देखिए छायावाद आखिर होता क्या है। तो छायावाद के बारे में हमने जिक्र अभी आगे बात करेंगे कि छायावाद वह होता है जिसके अंदर जो कवियों की जो रचनाएं होती है, जो कविताएं होती है, वो हमारी प्रकृति से संबंधित होती है, यानी जिसमें प्रकृति की जो छटा होती है उसका वर्णन किया जाता है। और इसके साथ साथ भी देखें तो जो मनुष्य होते हैं उसके अंतर्मन में जो भाव चल रहे होते हैं, यानी उनकी विशेषताएँ होती है, उसका वर्णन भी छायावाद में किया जाता है। दूसरा हम देखें प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंदर क्या होता है कि जो हमारी प्रगतिधारी विचारधारा हैं उनका स्मरण किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। तीसरा देखिए अरविंद, जो कि एक बड़े दार्शनिक हुए थे, तो उस अरविंद जी से भी काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने उसके संदर्भ में उनकी जो बातें थी उनको भी अपने काव्यों में लिखा है। इसके आगे हम देखें कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो रही थी, इसमें वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, कल और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चितमरा, ये इनकी काफ़ी प्रमुख रचनाएं रही है। जिसमें हम एक बात करें पल्लव के बारे में कि पल्लव जो इनकी एक प्रमुख कृति रही थी, जिसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, जो हमारे सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उनमें इनको पल्लव के लिए उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। इसके आगे हम बात करें इनकी और पुरस्कारों में, तो इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है, जो साहित्य क्षेत्र से दिए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। और एक पुरस्कार जो रहा था सोवियत नेहरू लैंड नाम से एक पुरस्कार होता है, वह भी इन्हें प्रदान किया गया था। यानी इनकी इतनी कृतियाँ इतनी जो रही थी कि काफ़ी लोगों के जो काम में आ सकती है, या इतनी प्रमुख रचनाएं जिसे हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो संस्कृति की चीज़ें झलकती हुई दिखाई देती है। आगे हम देखें कि जो हम इनके काव्य में क्या चीज़ें हमें इनको देखने को मिलती है, उसमें है प्रकृति और मनुष्य। यानी जो प्रकृति और मनुष्य, उन दोनों का जो संबंध आता है कि प्रकृति जो होती है उसका संबंध किससे होता है, मनुष्य से, और मनुष्य का संबंध होता है प्रकृति से। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इन दोनों के मेल जैसे जो प्रकृति बनती है, जो प्रकृति की छटा दिखाई देती है, वो इनकी काव्यों की विशेषता रही है। दूसरा ये देखें कि इन्होंने जो शब्दों का चयन करते हैं, जो शब्दों का चयन इतना सटीक होता है और ऐसा वर्णन करने का तरीका ऐसा होता है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, जब इनकी काव्यों को पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमें वास्तविक रूप से आभास होता है कि वे क्या चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं, वे क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं। और नए नए शब्दों का प्रयोग करने के कारण, यानी लोगों को आकर्षित करने के कारण जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो इनका एक काव्य शिल्पी के रूप में इनको दर्जा दिया जाता है। आगे हम बात करें अपनी कविता के बारे में, जिसका नाम है ग्रामश्री। ग्रामश्री से नाम जाहिर हो रहा है कि हमें कहाँ के जनजीवन को पढ़ने का मौका मिलता है, वो है हमारे गाँवों का। तो गाँवों की हम अगर छटा देखें, गाँवों की अगर हम बात करते हैं, तो गाँव में जैसे हम देखते हैं वहाँ पे मुख्यतः आती है कि हमारे
खेत और फसलों का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि गांव में ये चीज़ हमें देखने मिलते हैं। तो वहाँ के खेत खलिहानों का, वहाँ की फसलों का इन्होंने अपने इस कविता में वर्णन किया है, जहाँ पे वो लहलाते खेतों को देखते हैं, जहाँ दूर तक हमें एक हरियाली का एक वातावरण दिखाई देता है, जहाँ दूर तरह तक हम देखते हैं फसलें उगी रहती हैं, और उसके बीच में हम देखें कि किस किस तरह की अलग अलग तरह की जो फसलें उगाई जाती है, जिसमें फूलों की हैं, फलों की हैं, सब्जियों की अलग अलग क्यारियाँ जो होती है, अलग अलग फसलें बोई जाती है, किस तरह से हमें समाज को, भारतीय समाज को जो मानस हैं उनको किस तरह से आकर्षित करती है। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13, ग्रामश्री चैप्टर है, कविता है, और इसके कवि हैं सुमितानंदन पंत जी। तो हमारे जितने भी साहित्यिक कवि हुए हैं उनमें प्रमुख नाम जो लिया जाता है उनमें सुमितानंदन पंत जी का लिया जाता है, और जो एक हमारे छायावादी युग के एक महत्वपूर्ण कवि भी माने गए हैं। और इनका जन्म जो है उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 हुआ। अब देखिए, जैसे उत्तरांचल जो जगह है ये हमारे जो कश्मीर की घाटियों से लगते हैं, जो बिल्कुल किनारे पे जो ऐसे राज्य बसे हैं जिनकी हरियाली देखने में अपने आप में एक अत्युत्तम होती है। तो ऐसे व्यक्तियों का ऐसी जगहों पे जन्म होना जहाँ वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, जब प्रकृति को अपने नज़दीक से बारीकियों से देखते हैं, तो इनका जो कविताओं में जो वर्णन होता है प्रकृति का, काफ़ी अद्भुत और काफ़ी नया रोचक सा होता है। और आगे देखें इनकी शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने अपनी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में पूरी की थी। आज़ादी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि आपने देखा था कि महात्मा गांधी जी ने एक बार आंदोलन जो किया था, असहयोग आंदोलन, यानी कि हमें किसी भी तरह से अंग्रेजों का क्या नहीं करना, सहयोग नहीं करना। यानी आप जो उनके सरकारी विभागों में, उनके स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो उनका क्या कर दे, त्याग कर दे। तो सुमितानंदन पंत ने अपने आज़ादी के उत्साह को बनाए रखने के लिए और एक आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के उन्होंने क्या कर दिया, कॉलेज छोड़ दिया था। आगे हम बात करें इनके कि छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमिता नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। यानी उनके जो काव्य, जो उन्होंने काव्य अपने प्रारंभ किए थे, उसका युग जो है उन्होंने बताया है 1916 से 1977 तक फैला है। इसके बाद 1977 में इनका क्या हो जाता है, देहावसान, यानी अपने अंतिम समय तक भी इन्होंने क्या करा, अपने काव्य को बनाए रखा है, यानी काव्य किया है। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंदवाद दर्शन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि सुमितानंदन पंत जी जो एक छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, और इसमें हम आगे देखें तो महत्वपूर्ण नाम आते हैं हमारे सामने। जो हम बात करें अगर छायावाद की प्रारंभ या शुरुआत जिसने की थी, तो वो थे हमारे जयशंकर जी प्रसाद जी ने। अब इसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद ने जो छायावाद युग की स्थापना की थी, इसके साथ इसके 4 स्तंभ माने गए थे, यानी 4 ऐसे महत्वपूर्ण कवि जिन्होंने छायावाद को मजबूत स्थिति में बनाए रखा था। उसमें पहला नाम जो है जयशंकर प्रसाद का ही आता है, दूसरे में बात करें तो सुमितानंदन पंत जी हैं, तीसरे में बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और चौथी जिसमें कवित्री रही थी वो महादेवी वर्मा रही है, जिन्होंने छायावाद की एक नींव रखी थी और इसके बाद छायावाद का काफ़ी वर्चस्व रहा था। तो देखिए छायावाद आखिर होता क्या है, छायावाद में किस तरह की रचनाओं का संकलन किया जाता है। तो इसमें होता है कि छायावाद जो होता है इसमें प्रकृति विषयक जो रचनाएं होती है, काव्य की कविताएं होती हैं, उनको इसमें प्रमुखता स्थान दिया जाता है। जैसे प्रकृति रिलेटेड जितनी भी कविताएं होती है, यानी प्रकृति में जिसमें या तो ग्रामीण परिवेश से लेते हैं, तो उसमें जैसे प्रकृति का फसलों का लिया जाता है, प्रकृति की बात करें पर्वतों का लिया जाता है, नदियों का लिया जाता है, झरनों का लिया जाता है, और जितने भी प्रकृति सुंदर जो चीज़ें हैं जो हमें एक संदेश देती है, नया उत्साह बनाए रखती है, उनके बारे में। और आगे अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति विशेष की जो रचनाएं होती है, जो उसके अंतर्मन में जो भाव होते हैं, यानी जो हमारे को काफ़ी प्रेरित करते हैं, इस तरह की बातें भी इनकी छायावाद युग में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए प्रगतिवाद। प्रगतिवाद से तात्पर्य जो हम लेते हैं कि यानी जो हम काव्य में जो एक प्रगति का स्तर देख रहे थे, चाहे हम हमारे भारत की आज़ादी से भी लेते हैं, उस स्तर की आगे जो उन्होंने कविताएं लिखी है जिसमें व्यक्ति की प्रगति को दर्शाया है, यानी कि अब हम जो है हमारी प्रगति को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि एक समय जब हम गुलामी में जी रहे होते हैं तो उस समय हम किसी भी प्रकार की अपनी प्रगति नहीं कर पा रहे थे, हम एक जगह बंधे रहे थे। और जैसे भारत स्वतंत्र होता है तो व्यक्ति अपने कोई देश भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, तो उसके साथ व्यक्ति किस तरह से अपनी प्रगति को आगे निर्धारित करेगा, उसके लक्ष्य को और उसके तत्वों को हमारे सामने उजागर करते हैं। इसके बाद इन्होंने एक जिक्र किया है अरविंद दर्शन का।
अरविंद जी हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं, जिनका नाम जो हमारे कई दार्शनिकों में लिया जाता है, जैसे हमारे विवेकानंद जी है, दयानंद सरस्वती जी है, उसी तरह हमारे अरविंद जी भी रहे थे, तो इनके दर्शन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। आगे हम इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा। तो आगे देखिए इनकी लोकायतन जो एक रचना रही थी, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ मानी गई है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये जितने भी पुरस्कार है ये हमारे साहित्य अकादमी यानी साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में आते हैं। तो यानी इनकी काव्य कृतियाँ इतनी महत्वपूर्ण रही है कि इनके लिए इन्हें सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र द्वारा भी क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखें इनके रचनाओं में इनके विशेष क्या होता है कि पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। इनकी कविता में यानी कि प्रकृति और मनुष्य में किस तरह का एक संबंध जो होता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रकृति के जब बीच बैठते हैं, प्रकृति में हमारा जो एक उसका एक आत्मीयता बनती है, हम प्रकृति को किस नज़रिए से देखते हैं, प्रकृति हमारे लिए क्या एक योगदान लेके आती है, क्योंकि प्रकृति हमेशा उसी तरह सदाबहार रहती है। व्यक्ति के भाव में कभी ऊंच नीच होती रहती है, कभी वह सुख में कभी वह दुख में होता है। तो जब ऐसे माहौल में होता है तो देखिए प्रकृति के बीच बैठकर उसका कैसा महसूस होता है। हम कहीं भी ऐसे जैसे पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं, हम एक जगह काम कर रहे होते हैं, जब अपनी रोज़ की दिनचर्या जो होती है उससे काफ़ी ऊब से जाते हैं, तो अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ऐसे प्राकृतिक प्रदेश में हम वहाँ पर घूमने जाते हैं, जहाँ का माहौल हमें क्या करता है, आनंदित करता है। उस जगह जाकर हम जितनी भी हमारी चिंताएं बाधाएं रहती है वो सब क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और अगर हम प्राचीन समय की भी बात करें तो जो अधिकतर ऋषि मुनि होते थे अपने ज्ञान वर्धन के लिए कहाँ जाते थे, सब प्रकृति के गोद में बैठकर ही अपनी तपस्या ध्यान किया करते थे, जहाँ प्रकृति उन्हें भी क्या करती थी, काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग करती थी। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति और काव्य भाषा से भी समृद्ध किया है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी के बारे में, जो प्राचीन समय से जितनी भाषाओं का आज उसमें नवीन परिवर्तन होता रहा है, तो उसमें जो हमारी आधुनिक हिंदी है, जो अभी हम वर्तमान में जिसको पढ़ रहे हैं, जिसमें अन्य भाषाओं का भी मेल है, लेकिन वो सब हमें हिंदी के अनुरूप में लगते हैं। तो इस कविताओं की एक नई तरह की अभिव्यक्ति जो है, उन्होंने अपने प्रणाली जो थी उसको उससे काव्य भाषा जो रही थी, कविताओं का जो रूप रहा था, उसको काफ़ी क्या करा है, समृद्ध किया है। भावों के अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उनको शब्द शिल्पी कवि कहा है, यानी कि हमारे अंदर जो भाव उठ रहे हैं उसको कौन से शब्दों से प्रकट करें, ऐसे शब्दों से जिससे व्यक्ति पढ़ते हैं उनके मन में, उनके अंतर्मन में ऐसा बोध होने लगे कि उन्हें जिस प्रकृति के जिस रूप का उन्हें वर्णन किया गया है, वर्णन बताया जा रहा है, वो उनके यहाँ वो अभिभूत हो जाए, उन्हें वह जल्दी से समझ में आ जाए। तो इस कारण से उन्हें एक शिल्पीकार भी कहा है कि जो नए शब्दों का क्या करता है, निर्माण करता है, यानी उस तरह के इनके शब्द चयन के कारण भी उनको इस तरह से उपाधि दी गई है। आगे हम बात करें कविता के परिचय के बारे में, तो देखिए इसमें ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। यानी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ग्रामश्री में जिसका नाम आ रहा है गांव का, तो गांव की प्रकृति की बात करें तो उसमें हम देखें कि उसमें खेत खलिहानों का ज़्यादा जिक्र होता है, और किस तरह से समृद्धि का एक द्योतक जो होता है, क्योंकि खेतों में जो होते हैं, अन्न जो उगाते हैं, किसान जो होते हैं, उनकी एक जीवन शैली को, और दूसरे जो है खेती किस तरह के उनको अभिभूत करती है, उन सब का वर्णन उनको अपनी कविताओं में देखने को मिलता है। यानी खेतों की बात करें, अगर ग्राम में बात करें तो खेतों में जहाँ तक दूर तक फैली फैली लहलहाती फसलें होती हैं, फल फूल से लदी जो पेड़ों की डालियाँ होती है, और गंगा की सुंदर रहती कवि को रोमांचित करती है। यानी एक गंगा जैसे, यानी अगर कई गाँव में जो होते हैं आसपास कई तालाब बड़े होते हैं, सरोवर होते हैं, तो इनके फैले जो आसपास में प्रकृति का परिवेश है देखते ही काफ़ी मनोरम लगता है। उसकी उसी रोमांच की अभिव्यक्ति करती है कविता है ग्राम श्री। तो बच्चों आगे हम देखें इसमें ग्राम श्री जो कविता है, इसमें जो कविता का सार अगर देखें कि क्या जो है कि हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने अपनी छायावादी तरीके से या अपनी कला से कि किस तरह ग्रामीण एक परिवेश का जो है उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने खेत खलिहानों का जिक्र किया है। कि इस कविता के अनुसार ग्राम श्री कविता में कवि ने जो गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है।
हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट सभी कवि की इस रचना में जीवित हो उठे हैं। यानी उनका वर्णन करने का तरीका इस तरह है कि वो हमारे सामने साक्षात न होते हुए भी हमें उसका जो सुनने का जो वर्णन है, यानी पढ़ने जो आनंद आ रहा है, वह हमें उसके वास्तविकता का परिचय करवाते हैं। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी गांव की सुषुमा, उसके समृद्धि का अगर दृश्य नहीं देखा है, तब भी आप इस कविता को पढ़कर ये कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा प्रतीत होता होगा। खेतों में उगी फसल आपको ऐसी लगेगी मानो दूर दूर तक हरे हरे रंग की चादर बिछी हो। यानी गांव में जो विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, जो प्रकृति से हमें काफ़ी जोड़ता है, उसका दृश्य कहाँ मिलता है? जो हम वहाँ के खेत खलिहानों को देखते हैं कि बड़े बड़े खेतों में जहाँ हम देखते हैं कि दूर तक हमें क्या दिखाई देती है, जो फसलें उगी हुई दिखाई देती है, उनके जो हरे हरे पत्ते जो होते हैं, उनको देखने पर ऐसा आनंद का अनुभव होता है जैसे लगता है कि हरे रंग की किसी ने क्या बिछा दी हो, चादर बिछा दी हो। दूर तक हरियाली हमें उस ओर दिखाई देती है। तो प्रकृति से हमारी जो संबंध होता है वह हमें और उससे निकट जोड़ देता है। और उस पर ही मानो कि अगर ओस की बूंदें गिरने के बाद जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, तब वह चांदी की तरह चमकने लगती है। क्योंकि हमने देखा है जब सुबह सुबह के समय या ऐसे हम देखते हैं कि जब ओस पड़ रही हो, ओस पड़ने के बाद उस पर पानी की बूंदें होती हैं, जब उस पर सूर्य किरणें पड़ने लग जाती है, तो वह किसके समान चांदी के मोती के समान क्या होता है, वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। और नए उगते हुए गेहूँ, जो सरसों, मटर इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया है। जो हम देखें कि फसलों में अगर उनके अलग अलग जो फसलें बोई जाती हैं, जो अलग अलग उसमें फल फूल आते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मानो क्या किया, अपना श्रृंगार किया हो। जैसे एक मनुष्य, एक स्त्री होती है, वह अलग अलग जेवर, अलग अलग आभूषणों से, वस्त्रों से क्या लगती है, अलग लगती है। तो उसी प्रकार ऐसा लगता है कि प्रकृति ने भी क्या किया, अपना इन रंग बिरंगे फूलों से अपना क्या किया, श्रृंगार किया है। आम के फूल हो गए, जामुन के फूल की सुगंध पूरे गांव को महका उठती है। जो हम देखते हैं कई बार पेड़ पौधे होते हैं, उनके फूल जो लगते हैं काफ़ी सुगंधित होते हैं, जो प्रकृति को क्या करते थे, महका से देते हैं। तो इस तरीके के अगर फल फूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी सुगंध से गाँव को महका देते हैं। और आगे देखिए, अगर गंगा के किनारे का दृश्य भी इतना मनमोहक है कि यानी एक नदी सरोवर जो होती है उसके अगर किनारे हम देखें और प्रकृति को देखें तो काफ़ी हमें क्या कर देती है, आनंदित करती है, मनमोहक लगती है। जल थल में रहने वाले जीव अपने कार्य में लगे हुए हैं। जैसे बगुला नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हुए खुद को संवार रहा है, इस तरह कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमें गांव के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताते हैं, जहाँ की अलग अलग छटा, अलग अलग जो प्रकृति के जो अलग अलग रूप हैं, उनसे हमारा क्या कराता है, परिचय करवाता है। तो ये हमारी है ग्रामशी कविता।